नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। अमेरिका के चुनावी नतीजे से साफ हो चुका है कि अगली सरकार डोनाल्ड ट्रंप की होगी, यानी रिपब्लिकन पार्टी की। यह भारत के लिए अच्छे संकेत हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप का यह आखिरी चुनाव रहा। मौजूदा दौर में दुनिया की जो तस्वीर और मुद्दे बदले हैं, उसे देखते हुए ट्रंप को लेकर आशा से दुनिया देख रही है, खासकर भारत, क्योंकि मोदी और ट्रंप के रिश्ते दोनों देशों के लिए एक अलग ही मायने रखते हैं। यही वजह है कि आतंकवाद, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, चीन को लेकर विदेश नीति, रक्षा व्यापार जैसे मसलों पर नई सरकार के साथ उम्मीदें लगाए बैठा है। माना जा रहा है कि ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान जो अवरोध रहे, वो इस कार्यकाल में पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे और भारत और अमेरिका रिश्तों की एक नई इबारत लिखेंगे, खासकर आतंकवाद और चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर। इसके अलावा अमेरिका में नौकरी करने के लिए उम्मीदें लगाए युवाओं के लिए भी इस बार ट्रंप बड़ा दिल दिखाते हुए वीजा पॉलिसी को लेकर नरम रुख इख्तियार करेंगे। कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश आज हम अपने मेहमानों के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि ट्रंप ने एक इतिहास रचा है। उन सारे सर्वे को ट्रंप ने मात दे दी है जो सर्वे ये बताते थे कि ट्रंप इस बार कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे, यानी राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। लेकिन ट्रंप ने कमला हैरिस को न सिर्फ हराया, बल्कि अमेरिका के इतिहास में वो अपने नाम को उन लोगों की सूची में लाने में सफल हो गए, यानी दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बन गए जिन्होंने 4 साल के कार्यकाल के गैप के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। तो ट्रंप का यह दौर, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें आशा की तरह उनकी तरफ देख रही है, लेकिन ट्रंप का ये जो टेन्योर रहेगा, इसको लेकर कई सवाल हैं। ट्रंप अब तो तय है कि राष्ट्रपति वो बनेंगे, लेकिन ट्रंप का दूसरा कार्यकाल कैसा रहेगा? क्या दक्षिण एशिया का सूरत हाल बदलेगा? पूछता है इंडिया में सबसे पहला सवाल यही है। दूसरा सवाल, चीन से जुड़ी चिंताओं पर भारत को क्या ट्रंप का साथ मिलेगा? यानी चीन की जो विस्तारवादी नीति है, उसे रोकने के लिए क्या ट्रंप का साथ मिलेगा? और तीसरा सवाल कि भारत से ट्रेड, वीजा पॉलिसी पर क्या ट्रंप के तेवर जो है वो नरम पड़ेंगे? क्या व्यापार जो है वो और तेजी से अमेरिका और भारत के बीच में बढ़ेगा? जो वीजा पॉलिसी है, क्योंकि हजारों जो नौजवान हैं वो अमेरिका जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए, क्या वीजा पॉलिसी पर जो ट्रंप है उनके तेवर नरम पड़ेंगे? इन 3 सवाल पर ही हम डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बधाई का ये संदेश बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के सुपर बॉस हैं। नतीजों से भी अब ये साफ हो चुका है। अपने दूसरे और आखिरी कार्यकाल के लिए ट्रंप का राष्ट्रपति बनना तय हो चुका है। यकीनन पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी चुनाव के नतीजों पर लगी थी। क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी हो, यहाँ लिए जाने वाले हर फैसले से दुनिया खुद ब खुद जुड़ जाती है। वैसे भी जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में हैं और मौजूदा अमेरिकी सरकार को लेकर उसका जो रुख है, उसका असर दुनिया पर पड़ ही रहा है। ऐसे में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से दुनिया में कई समीकरण बदलेंगे और यकीनन भारत उन्हीं में से एक है। हालांकि ट्रंप ने भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने का वादा किया है। दिवाली के खास मौके पर ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था। साथ ही अपनी सरकार आने पर दोनों देशों के बीच की साझेदारी को और आगे बढ़ने का वादा किया था। भारत के लिए ट्रंप ने अपने झुकाव का इशारा तब भी किया जब बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हुए हमले की निंदा की। मोदी से उनके रिश्तों का अलग ही मतलब है, जो कई बड़े मौकों पर दिख चुका है, जिसमें हाउडी मोदी रैली और भारत में नमो स्टेडियम में ट्रंप का स्वागत शामिल है। दोनों राइट विंग के समर्थक हैं और कंट्री फर्स्ट को प्राथमिकता देते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार। जाहिर है
इसमें घरेलू विकास, देश की सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर ट्रंप और मोदी की सोच मिलती जुलती है। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत के प्रति उनकी जवाबदेही तय होगी। ट्रंप भारत को इंपोर्ट ड्यूटी के मामले में एब्यूजर मानते हैं। जाहिर है ट्रंप की ये सोच अमेरिका को ध्यान में रखकर ट्रेड पॉलिसी को बढ़ावा देने वाली हो सकती है। ऐसे में भारत की आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री पर असर पड़ सकता है। ट्रंप मानते हैं कि ब्राजील, चीन और भारत इंपोर्ट ड्यूटी के मामले में सख्त हैं। चीन से सप्लाई चेन शिफ्ट करने पर अगर ट्रंप जोर देंगे तो बहुत मुमकिन है कि इसका फायदा भारत को मिले, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी पर ट्रंप का रुख मायने रखेगा। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र बड़ा मुद्दा है जो भारत अमेरिकी संबंध के लिहाज से खासा अहम है। चीन के मसले पर ट्रंप और भारत की सोच एक जैसी है। चीन की विस्तारवादी सोच का अमेरिका धुर विरोधी रहा है। पिछली बार ट्रंप के ही कार्यकाल में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा साझेदारी क्वाड को मजबूत किया गया था। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ तनाव के बीच अतिरिक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियारों की बिक्री और टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल्स या अमेरिका जाकर जॉब करने वालों के लिए ट्रंप सरकार की नीतियों को लेकर भारत को निगाह रखनी होगी। इमिग्रेशन और H-1B वीजा पॉलिसीज। इमिग्रेशन पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिबंधात्मक नीतियों, विशेष रूप से H-1B वीजा प्रोग्राम ने अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स पर काफी ज्यादा प्रभाव डाला है। ऐसी नीतियों की वापसी से भारतीयों के लिए अमेरिका जॉब मार्केट में नौकरी हासिल करना थोड़ी कठिन हो जाएगी। साथ ही जो भी क्षेत्र भारतीय श्रमिकों पर अधिक निर्भर हैं, उन पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा सख्त इमिग्रेशन कानून भारतीय तकनीकी फर्मों को अन्य बाजारों की खोज करने या फिर डोमेस्टिक मार्केट में अधिक अवसर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। सबसे अहम मुद्दा दक्षिण एशियाई में अमेरिका की नीति और दखल का है, खासकर पाकिस्तान को लेकर, जिसका सबसे ज्यादा असर भारत पर दिखना तय है। क्योंकि आतंकवाद के मसले पर भले ही ट्रंप की सख्त नीति हो, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ काम करने के इच्छुक हैं। ये बात अलग है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को जवाबदेह बनाने पर जोर है, लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी आदत से बाज आएगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब का इंतजार भारत को करना पड़ेगा, साथ ही अमेरिका को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और ट्रंप की जीत के मायने क्या है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमानों का एक्सपर्ट पैनल है। हमारे साथ मंजू सेठ जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ धीरज कौल जी हैं, समर्थक हैं रिपब्लिकन पार्टी का। आप सभी का इंडिया डेली में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा मंजू सेठ जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त ट्रंप को जीत पर बधाई, बहुत बहुत बधाई उन्होंने दी। ना सिर्फ बधाई दी बल्कि 4 तस्वीरें भी साझा की। वो 4 तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरह की गर्मजोशी ट्रंप के बीच में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में रही है, किस तरह की दोस्ती रही है जो अभी भी बरकरार है। इस दोस्ती का हमारे मुल्क को क्या फायदा मिलने जा रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो पिछले टर्म में इनकी जो रैपोर्ट था, जो फ्रेंडशिप बन गई थी दोनों हमारे प्रधानमंत्री में और डोनाल्ड ट्रंप में, ये खास थी। और उसी को उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है प्राइम मिनिस्टर ने कि हम गुड फ्रेंड्स हैं। और हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी, प्रेसिडेंट इलेक्ट कह सकते हैं अभी, ट्रंप ने भी एक इशारा किया, आई वांट टू वर्क विद माय गुड फ्रेंड मोदी। सो आई थिंक वो सपोर्टिव हैं। और पिछली दफा जैसे उन्होंने स्ट्रेंथन किया था भारत और US के बीच में रिलेशनशिप को, मुझे उम्मीद है और भरोसा भी है कि इस वाले टर्म में भी वो उतना ही
इम्पोर्टेंस देंगे, बट हाँ, जहाँ तक ट्रेड और टैरिफ्स वगैरह, बिकॉज सबसे पहले वो हमें देंगे इम्पोर्टेंस, बट सबसे पहले वो अमेरिका को इम्पोर्टेंस देंगे। वो सबसे उनके पहले हित में है। अमेरिका को इंपॉर्टेंस देंगे। आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि उनका जो प्रचार रहा है उसमें भी उन्होंने एक ही नारा दिया, यूएस फर्स्ट। और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि उनका देश है, वो अपने देश का हित तो देखेंगे ही। और जहाँ कन्वर्जेंस आती है हमारे भारत के हित में और उनके हित में, तो नेचुरली और उनको नजर आती है, बहुत बहुत ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसपे कन्वर्जेंस है, उन पे बिल्कुल वो और स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को, पार्टनरशिप को। और वो एक नया मोड़ कई चीजों पे देने, मुझे लगता है साउथ एशिया में भी शायद वो अपना जो रवैया था पिछली सरकार का, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको शायद रिव्यू करेंगे। रिव्यू और करें जी। और बीके दत्ता साहब, बड़ा सीधा सा सवाल है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कहते हैं कंट्री फर्स्ट, उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूएस फर्स्ट, एक तरह की विचारधारा दोनों जगह देखने को मिल रही है। भी किसी भी मुल्क का जो लीडर है उसके लिए हमेशा उसका अपना मुल्क सर्वप्रिय है, नेशन फर्स्ट। तो जैसे मोदी साहब यहाँ भारत में बोलते हैं इंडिया फर्स्ट, उसी प्रकार ट्रंप साहब ने बोला यूएसए में यूएस फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट। तो ये बिल्कुल अहमियत रहेगी। सबसे पहले जो उनके अपने इंटरनल मुद्दे हैं उनको सुलझाया जाएगा, उनके ऊपर तवज्जो दी जाएगी। और जहां तक इंटरनेशनल रिलेशंस का सवाल है, हमारा एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है मोदी साहब की ट्रंप के साथ, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है। लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो हमेशा एक नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर मुनासिब रहते हैं जी। आपका जो मुल्क आपका नेशनल इंटरेस्ट है, उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट क्या है, क्या वो आपके साथ तालमेल खाता है? अगर आपके साथ में तालमेल खाता तो आपकी बनेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होगी। तो ये चीज हमको हमेशा ध्यान में रखनी है। जहां तक अभी इंडो पैसिफिक का सवाल हो, साउथ एशिया का सवाल हो, और जो इंटरनेशनली जियोपॉलिटिक्स का माहौल पूरी दुनिया में बना हुआ है, एक जो जंग की स्थिति बनी हुई है, उसके ऊपर मेरे को लगता है कि काफी हद तक अंकुश लगेगा। क्योंकि उनकी अपनी स्टेटमेंट में लगातार उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो रशिया यूक्रेन की जंग नहीं होती। और जहां तक ईरान और इजराइल का सवाल है, जो उसके प्रॉक्सीज हैं हमास, हुती और हिजबुल्ला, उन्होंने उसके ऊपर भी एक सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है कि इजराइल को हमेशा उन्होंने बोला कि तुम स्ट्राइक करो ईरान को, उसके न्यूक्लियर सेट्स को डिस्ट्रॉय करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अभी ये देखना पड़ेगा आगे चल के प्रायोरिटी वाइज वो किन किन मुद्दों को पहले लेंगे। पहले अपना इंटरनल मुद्दों को वो सुलझाएंगे, साथ साथ में जो की इश्यूज हैं इंटरनेशनल एरिना के ऊपर, जहां पर पूरी दुनिया को आज के दिन में असर हो रहा है, उसके ऊपर तवज्जो देंगे। और मेरा मानना है कि अगर रशिया यूक्रेन की जंग कोई बंद करा सकता है तो वो मिस्टर ट्रंप हैं और साथ में मोदी साहब हैं। क्योंकि जो इक्वेशन है हमारे प्रधानमंत्री की, चाहे वो रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे इंटरनेशनल एरिना में हो, मोदी साहब का स्टेचर इंटरनेशनली आज ऐसा है कि वो दोनों पक्षों के साथ बैठ के बात करके कोई ना कोई समाधान निकालने में मदद कर सकते हैं। और जहां तक चाइना का सवाल है, अभी जो हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है चाइना के साथ एलएसी के ऊपर, उसके ऊपर अभी हम गौर से देख रहे हैं। जो 2020 का जो पोजीशन था उसके ऊपर वापस दोनों सेनाएं जा रही हैं। और जो चाइना ने चेष्टा करी थी कोविड के दौरान घुसपैठ करने की, उसको इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। और 15 दिन के अंदर 50,000 हमारे सैनिक वहां पे मोबिलाइज करके चले गए थे एलएसी के ऊपर। तो चीन को पता है कि हिंदुस्तान के साथ वो पंगा नहीं ले सकता। और अगर अमेरिका जैसा मुल्क हिंदुस्तान के पीछे खड़ा हो जाए तो जो रशिया जो एक सुपर पावर है, जिसको हम बोलते हैं मिलिट्री सुपर पावर, यूक्रेन 3 साल से उसके साथ जंग लड़ रहा है। और कैसे लड़ रहा है? क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। और हिंदुस्तान की तो अपनी क्षमता काफी है। तो चीन नहीं चाहेगा कि वो उस माहौल में पहुंच जाए जैसा रशिया के साथ यूक्रेन के साथ हो रहा है। और वो हिंदुस्तान के साथ अगर लेगा और अमेरिका अगर पीछे खड़ा हो जाएगा तो उसको मुंह की खानी पड़ जाएगी। तो अभी ओवरऑल क्या है हमारा इंटरेस्ट, अमेरिका के इंटरेस्ट, हम कहाँ पे कन्वर्ज करते हैं, कहाँ पे हम डाइवर्स हैं,
वो आगे चल के बताएगा, वो आगे कि चलकर किस बताएगा। प्रकार लेकिन ये एक माहौल ही शिवाज जी, खुलेगा। एक बड़ा सीधा सा सवाल कि क्या बाइडेन की जो नीतियां थी उसका खामियाजा यहां पर कमला हैरिस को भुगतना पड़ गया क्या? ये समझना पड़ेगा जो भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप हैं वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं 2000 से। जी, अगर आप देखें कि चाहे क्लिंटन के बाद से, मुझे लगता है क्लिंटन के बाद का जो टेन्योर रहा है, चाहे ओबामा साहब का रहा हो, उसके बाद से जो टेन्योर जितने भी राष्ट्रपति आए हैं, उसके बाद हमारे जो मुल्क के साथ जो संबंध रहे हैं वो कहीं ज्यादा बेहतर रहे हैं अमेरिका के साथ। वो लगातार जो बिल्कुल। दोस्ती रही है हाँ, वो बिल्कुल। प्रगाढ़ होती आशीष, जाएगी, वही- मजबूत होती गई। हाँ, वही मैं बताने को रहा था। तो क्या है कि 2000 के बाद भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप में अपस्विंग है, और ये सच्चाई है। ये एक बायलैटरल और ये बाईपार्टिजन अंडरस्टैंडिंग है। चाहे वहाँ पर रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए, भारत के रिलेशनशिप इतने अच्छे होंगे कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर से कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ चले गए। मगर ये भी सच्चाई है कि भारत के रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उसकी वजह ये थी कि कहीं ना कहीं बोन हामी थी उनके बीच में और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच उनकी केमिस्ट्री मिलती थी। वो तो 4-5 चीजें उन्होंने की थी जो कि नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के को देखते हुए जो बाइडेन ने, उसका मैं आपको उल्लंघन करूँ। पहली बात तो ये था कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को, अगर आप देखें, तो एक प्रकार पूरा एड देना बंद कर दिया। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज किया था, चीन के ऊपर बहुत कड़ा रूप अपनाया। जो पॉइंट आपने रेज किया आशीष की, जो कमला हारिस को नुकसान हुआ जो बाइडेन की पॉलिसी का, उसकी वाकई बात 3 है। एक तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी अच्छा नहीं किया जो बाइडेन के टाइम में, दूसरा कहीं ना कहीं इलीगल माइग्रेशन, उसका एक बड़ा मुद्दा था, और वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस उसके लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, और इलीगल माइग्रेशन 4 साल में बढ़ी है जी। तीसरा जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा है, इन्फ्लेशन बड़ा था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज था कि अमेरिका को लगता है, अमेरिकन को, कि ये 2 लड़ाइयां इनके ऊपर थोप दी गई हैं। जो रशिया यूक्रेन लड़ाई है उसका इम्पैक्ट जो इंटरनल इकोनॉमी में पड़ रहा था अमेरिका के, वो कहते हैं कि हमारी जो टैक्स मनी है वो एड यूक्रेन को दी जा रही है। ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है। फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट मीन ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा अगले 4-5 साल तक भी, और इसमें कोई नतीजा खास हासिल नहीं होने वाला जी। तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप जो थी जो बाइडेन की, उस पर क्वेश्चन था। अगर आप देखें मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं इजराइल को उन्होंने बंदश बांध रखी थी, बहुत ज्यादा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी बनिस्बत डोनाल्ड ट्रंप के। तो अगर आप देखें जो पब्लिक है वो कहती है कि अमेरिका फर्स्ट वाला जो एक पॉलिसी लेके आए हैं जो बाइडेन नहीं लेके आए डोनाल्ड ट्रंप, वो लोगों को स्ट्राइक की, और जो बाइडेन जो थे वो क्लियर डायरेक्शन नहीं दे पाए। वो उनका ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अफगानिस्तान से निकले, वो एक प्रकार बहुत ज्यादा राउटिंग हुई। उसके बाद रशिया यूक्रेन लड़ाई बढ़ती चली गई, 3 साल हो गए। इजराइल और ईरान और मिडिल ईस्ट की लड़ाई अब लगता है रीजनल वार की तरफ जा सकती। इंटरनल इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रही, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इलीगल माइग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हुई है। तो इसका मतलब जो बाइडेन की फेलियर थी वो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट कमला हैरिस पे पड़ा है, और और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। धीरज कौल जी के पास आना चाहूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। धीरज कौल जी, पहले तो चूंकि आप रिपब्लिकन पार्टी के एक तो समर्थक हैं, ट्रंप के खिलाफ कई तरह की मुहिम चलाई गई, जिसमें एक ये कहा गया कि भाई ये पुतिन के दोस्त हैं, दूसरा ये कहा गया कि चाइना में इनके कुछ अपने निजी जो हैं वो व्यक्तिगत हित हैं। लेकिन ये सारे जो कैंपेन चलाए गए, ये सारे कैंपेन फेल हो गए, और अमेरिका की जनता ने ट्रंप के ऊपर अपना विश्वास दिखाया। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी वजह रही जिसके बाद ट्रंप के ऊपर अमेरिका की जो आवाम है उन्होंने उन्हें जीत दर्ज कराई, यानी ट्रंप को जीत दर्ज कराई? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। इसमें देखिए, मैं अभी की स्टेट पेंसिल्वेनिया में हूं, और हमने ग्राउंड पे भी बहुत लोगों से मिला, कनेक्ट किया, उनके कंसर्न्स फाइंड किए। मैं स्पेसिफिकली और हमारा ग्रुप मोस्टली यंगस्टर्स, मिलेनियल्स और आप समझिए जेनजी,
के ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड थे जो ज्यादातर डेमोक्रेट होते हैं, एजुकेटेड क्लास, तो टू अंडरस्टैंड कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ आ सकते हैं या व्हाट विल मेक देम रीथिंक। सो उन एरियाज के ऊपर जो हमने फीडबैक दिया उस पे और मेरे जैसे बहुत लोगों ने दिया, उस पे काफी काम हुआ। उसमें कुछ 5 मुद्दे, मुझे 2 मिनट दीजिए बताता हूँ। जी। हमारे यहाँ पे इस एरिया में, स्विंग स्टेट में, सबसे नंबर 1 जो मुद्दा रहा वो नंबर 1 एंड नंबर 2, वन इज इलीगल इमिग्रेशन, द सेकंड इज इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो पिछले 4 सालों में आज की डेट में जो सेम ब्रेड आपको $2-2.5 की मिलती थी, आज $4 से $5 की मिलती है, अच्छी क्वालिटी की अगर आप लेंगे। एग जी। का प्राइस 70-80% बढ़ चुका है। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें हैं। दूध का रेट बढ़ चुका है। मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आपका छोटा सा कोई बिजनेस है तो वो डिपेंड करता है आप कैपिटल बैंक से कैसे लेते हैं। इंटरेस्ट रेट आज की डेट में जो 2.5-3-3.5% था, आज आप बैंक से लेंगे तो 7.5-6% है, मतलब डबल आपका EMI हो जाता है। इसके अलावा आप ये समझिए कि जो इलीगल इमिग्रेशन है उसकी वजह से 12 से 13 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड लोग अमेरिका घुस गए हैं मैक्सिको से, डिफरेंट कंट्री से, इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, डिफरेंट कंट्री से। और ये ऐसे लोग हैं बैकग्राउंड चेक नहीं पता, तो यहाँ पे काफी रेप क्राइम बढ़ा है, हमारी सिटीज में बढ़ा है। मैटर ऑफ फैक्ट, बाइडन है स्क्रैंटन के जो 20 मिनट दूर है यहाँ से, आपके साथ मेजर, आपके साथ आर्मी के ऑफिसर्स बैठे हैं, वो बताएंगे। स्क्रैंटन इज अ हब ऑफ, जो गोला बनता है तोप का, वो यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे और दूसरी बात, ये बहुत बड़ा इशू हुआ और उसकी वजह से जो इलीगल इमिग्रेंट आए उन्होंने, हमारे होटल्स में रह रहे हैं, उसका टैक्स पेयर पे करते हैं, $7,000 उनको कैश दिया गया। इन द मीन वाइल जो टैक्स पेयर हार्ड अर्न पर्सन है जो 2 जॉब कर रहा है, वो एग अफोर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन आप दूसरे देश की सारी प्रॉब्लम्स अपने अंदर ला रहे हैं और क्राइम भी बढ़ा रहे हैं। ये 2 चीजों ने बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट किया। इसके अलावा अगर आप देखें तो जॉब्स, तो अमेरिका में जो गुड क्वालिटी जॉब्स हैं वो तेजी से गिरी हैं। अगर आप मैकडोनल्ड, वॉलमार्ट और कार वॉश को जॉब मानते हैं, वो नंबर्स डेफिनेटली बढ़े हुए हैं, लेकिन वो बेस जॉब्स हैं, उससे आप अपना घर नहीं अच्छे से चला पाएंगे, क्योंकि अभी जॉब नंबर्स आप देखेंगे तो वो ऊपर हैं, पर उनको डाइसेक्ट करिए तो गुड क्वालिटी जॉब्स अच्छी नहीं है। कॉलेज के ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल रही, उनके ऊपर बहुत लोन चढ़ा है। बाइडन ने एक प्लान बनाया था लोन वेवर प्रोग्राम, वो भी पास नहीं हुआ। तो ये सब चीजों की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव नोट में देखिए तो ट्रम्प 2.0 जिस चीजों के ऊपर फोकस्ड है, वन इज लीगल माइग्रेशन। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ये मिथ क्रिएट किया गया था कि ट्रम्प इज अगेंस्ट माइग्रेशन। ट्रम्प वांट्स लीगल माइग्रेशन, स्किल बेस्ड माइग्रेशन, अगर, और इमीडिएट फैमिली मेंबर्स का, नॉट लाइक आपके अंकल, फार अंकल 15 साल के बाद पूरी फैमिली इधर इमिग्रेट कर रही है और उनका, मैं एक फिजिशियन हूं, तो जो यहाँ का सरकारी तंत्र है जो कि मेडिकेड, मेडिकेयर है, $980 बिलियन का उसका बजट होता है और उसमें तेजी से पैसा खत्म हो रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू था। सेकंड, कैसे आप वापस टेक साइंस बैकग्राउंड के, हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके आप लोग लाएंगे। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए नंबर 1 एनर्जी को नीचे लाया जाएगा, एनर्जी की कॉस्ट, जिसकी आपको जान के हैरानी होगी कि पेंसिल्वेनिया इतनी बड़ी मात्रा की नेचुरल गैस और मीथेन पे बैठा है कि अगर हमने उसको फ्रैक और ड्रिल किया तो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नीड है एनर्जी की, वो शॉर्ट टर्म में गैप ब्रिज हो जाएगा और फिर न्यूक्लियर पे जाएगा और इंटरेस्ट रेट तेजी से लो करेगा। इससे इन्फ्लेशन नीचे जाएगी। सप्लाई चेन को सिक्योर करने का प्लान है, वॉर्स को स्टॉप करने का प्लान है। अभी तक हमने $64 बिलियन यूक्रेन की वॉर पे हम दे चुके हैं, 174 का बजट है। इलीगल माइग्रेशन ने $400 बिलियन का टिल 2025 एक्सपेंस हमारे ऊपर थोप दिया है। हमारा डेफिसिट $35 ट्रिलियन है। इसीलिए मस्क, इलॉन मस्क को जो उन्होंने लाया है, उसका एक बड़ा रीजन ये है कि वेस्ट, हमारा जो डेफिसिट है उसको कैसे कम करें, एक्सपेंसेस कैसे कम करें। नेटो के ऊपर जहां पे हमारी आर्मीज और इक्विपमेंट लगा है, हाउ टू मेक नेटो पे फॉर इट, वो ट्रम्प का पहला प्रोविजन था। उसके ऊपर दोबारा वॉइसेस उठ रही हैं हमारी मीटिंग्स के ऊपर, ये सब बातें होती हैं। और एक आप अहम जानकारी दे रहे थे कि अमेरिका में जो महंगाई है वो इस समय चरम पे है। जरा सी आसान सी भाषा में बताइएगा कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे ब्रेड है, अंडा है, दूध है, उनकी कीमतें इस समय यूएस में क्या चल रही हैं? देखिए, अगर अंडा आपको डिपेंड करता है आप ऑर्गेनिक लेते हैं या रेगुलर लेते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक एग्स लेते हैं जो $3-4 के थे, अब $6 से $7 के मिलेंगे आपको, एक अच्छी क्वालिटी के।
नॉन ऑर्गेनिक लेंगे तो तकरीबन जो पहले आपको $1.5 का वो बॉक्स मिलता था, आज की डेट में वही आपको 3, 3.5, 4 डिपेंडिंग आप कहाँ जा रहे हैं। मिल्क एटलीस्ट 60 to 70% बढ़ चुका है। ब्रेड की कॉस्ट तकरीबन $4, $5, अच्छी क्वालिटी की ब्रेड लेंगे, चीपर लेंगे तो $1 सस्ता, लेकिन if you see the ratio, it has gone up by 70 to 80%. Although inflation official numbers, मैं बायोटेक सेक्टर में कनेक्टेड हूँ और जी। वॉल स्ट्रीट के लिए आई वर्क, तो मैं आपको फाइनेंस नंबर दे सकता हूँ। 2.5% है इन्फ्लेशन रेट, बट दैट इज नॉट द इन्फ्लेशन विच यू फील ऑन द ग्राउंड। अगर आप रोजमर्रा के काम के लिए जाएंगे, आप एक टीचर हैं, आप एक स्कूल मास्टर हैं, आज ये स्थिति है कि एक अमेरिकन ड्रीम तो छोड़ दीजिए, सबसे सस्ती कार टोयोटा करोला तक एक टीचर या एक फायर फाइटर नहीं खरीद सकता। घर खरीदना तो बहुत दूर की बात हो गई है। आज की डेट में अगर आपका $2,000 का ईएमआई पहले होता था, आज वही ईएमआई $4,000 है। सेविंग्स तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास मीडियन हाउस होल्ड इनकम अमेरिका में 2023 के स्टैटिस्टिक्स उठाइए, $84,000 है। $84,000 पे इतना टैक्स करते हैं ये लोग कि आपके हाथ में कुछ नहीं बचता। वही ट्रंप कह रहे हैं कि वो टैक्स कट्स करेंगे, बिजनेसेस के टैक्स कट करेंगे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, कहना आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। मंजू सेठ जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। मंजू सेठ जी, आपने सुना धीरज कौल साहब अमेरिका में ही रहते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर भी हैं। वो कह रहे थे कि किस कदर महंगाई है। अगर हम अमेरिकी इकोनॉमी को देखें तो वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पे है। तो अमेरिका के भीतर ये जो सारे मसले चल रहे हैं, ट्रंप को तो सबसे पहले उनसे जूझना होगा, निकलना होगा। बिल्कुल, उनको सबसे पहले वो अपने देश के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करेंगे। और मुझे लग रहा है एक ये भी कारण है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, टैक्सेस कट करेंगे, तो ये भी रेजोनेट किया वहाँ के लोगों के साथ कि ये हमारे हित में बात कर रहे हैं। क्योंकि जो बाइडन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रोच था और इनका जो कमला हैरिस का था, वो उनको बिल्कुल इन चीज़ों को एड्रेस ही नहीं कर रहे थे। दे वर टॉकिंग ऑफ अदर थिंग पर नॉट टॉकिंग ये कोर इश्यूज जो आम आदमी जिसे कहते हैं मिडिल क्लास को जो इम्पैक्ट करती हैं, ये उनसे उसकी बात ही नहीं कर रहे थे। तो ये इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है वहाँ पे, हर देश में है। इसलिए बहुत ही एक इसको जरूरी है कि इसको सबसे पहले वो एड्रेस करें, फिर उसके बाद वो फॉरेन पॉलिसी को साथ में करेंगे, साथ साथ चलेंगे वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी। लेकिन यस, इंटरनल चैलेंजेस सबसे पहले वो एड्रेस करेंगे, इंक्लूडिंग इलीगल इमिग्रेशन, इलीगल जो वहाँ पे इतना जो आके बस गए हैं और जो उनको इतने फैसिलिटीज दिए जा रहे हैं। आई थिंक ही विल हैव टू एड्रेस, और कोई चारा भी नहीं है उनके पास, क्योंकि ये मेजर करने के लिए नीति और नियत दोनों चाहिए होगा। वीके दत्ता साहब, इसका जवाब आपसे लेता हूं। तकरीबन 12 से 13 मिलियन जो लोग हैं इमिग्रेशन के जरिए वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, एक बड़ी संख्या है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय वहां पर मौजूद हैं। इनको लेकर नीति क्या बनाई जा सकती है, किस तरह से? क्योंकि अभी भाई साहब बता रहे थे कि तकरीबन $400 बिलियन का जो खर्च है वो आ रहा है 2025 तक। धीरज कौल जी कह रहे थे। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ट्रंप साहब ने बोला कि अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं, आप लीगल तरीके से आए। अगर आप क्वालिफाइड हैं, आपके पास कोई टेक्निकल काबिलियत है जिससे आप मुल्क का फायदा कर सकते हैं, तो आप वेलकम होंगे यहाँ अमेरिका के अंदर। लेकिन इसके बिनस्बत जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो वहाँ पे बेरोजगार हैं, वो पूरे मुल्क की जो डोल के ऊपर, जिसको बोल रहे हैं कि वो फ्री बीज उनको मिल रही हैं वह रहने के लिए, वो किसका बर्डन है? वो टैक्स पेयर का बर्डन है। वो अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं, जो एक वेलफेयर के अलावा वो एक अलग प्रकार के ऊपर खर्चा हो रहा है। तो ये अभी इनको चिन्हित करेंगे, इनको डिपोर्ट भी किया जाएगा, और ये इनका कोशिश रहेगी कि ये जो फर्दर जो इलीगल इमिग्रेंट्स अंदर ना घुस पाए अमेरिका के अंदर, मैक्सिकन बॉर्डर को और पुख्ता करना पड़ेगा, और जो पुलिसिंग है इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अंदर हमारा भी योगदान है। अगर आप ओवरऑल देखें कि वहां पे कितने इलीगल इमिग्रेंट है, उसमें हिंदुस्तान की भी नफरी काफी ज्यादा है। कम से कम कोई तीसरे एक नंबर पे आ जाते हैं, जो यहाँ से वो डंकी रूट से, जिसको डंकी रूट बोलते हैं, उसके माध्यम से मैक्सिको के होते हुए वो पहुंच जाते हैं अमेरिका के अंदर। तो ये जो चीजें हैं, इसके ऊपर पक्का अंकुश लगेगा। टैक्स पेयर का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है,
या उनके अपना वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो बाइंग पावर है मिडिल क्लास की, उसके ऊपर तवज्जो दी जाएगी। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है, उनको पता है कि कॉस्ट कटिंग कहाँ करनी है और कहाँ से पैसा कमाना है, वो किस प्रकार उसको जो वेल्थ है उसको इक्विटली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कौन से ऐसे फिजूल खर्ची हो रही है आज के दिन में जो उसको आप काट सकते हैं। तो फिजूल खर्ची में इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रही है, एक जो यूक्रेन की जंग लगा रखी है, नाटो के अंदर जो फंडिंग चल रही है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर फंडिंग चल रही है। तो ये सारा पैसा जो अमेरिका का लग रहा है अलग अलग जगह के ऊपर, और उनकी अपनी जो नागरिक है उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसके ऊपर 100% तवज्जो दी जाएगी। और जहां हो सकेगा उसको, जो नाजायज कार्रवाई चल रही है जहां समाधान हो सकता है, उसको कंट्रोल किया जाएगा। वो कंट्रोल करने की जरूरत भी है। वीके दत्ता साहब, AK शिवाज जी, एक बड़ा सीधा सा सवाल उठता है, क्योंकि अभी धीरज कौल साहब ये बता रहे थे कि तकरीबन 64 बिलियन डॉलर जो है वो अभी तक खर्च किए जा चुके हैं, यानी यूक्रेन को दिए जा चुके हैं अमेरिका के द्वारा। एक बड़ा अमाउंट है। कहा यह जाता है कि भाई ट्रंप साहब जो है वो पुतिन साहब के अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप साहब का एक बयान भी मुझे ध्यान में है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं सत्ता में आता हूं, यानी मैं US का प्रेसिडेंट बनता हूं, तो मैं इस युद्ध को रुकवा दूंगा। पिछले 3 सालों से लगभग ये युद्ध चल रहा है, पौने 3 साल हो गए, किसी का कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, और दोनों जो मुल्क हैं वो चाहते हैं कि युद्ध को रोका जाए। तो क्या एक मध्यस्थ, एक ऐसे लीडर की जो तलाश कर रहे थे ये दोनों मुल्क, कि एक लीडर आए जो बीच में आए और ये कहे कि नहीं जी अब हो गया, अब नहीं, अब युद्ध बंद करो, तो क्या ये संभव है कि ट्रंप जो इस समय यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसे रुकवा सके, और जो इजराइल और इसके अलावा ईरान के बीच में जो तनातनी चल रही है उसको पूरी तरह से खत्म करें, सीधा ईरान को यह कहें कि हिजबुल्लाह, हमास और मैथी को सपोर्ट करना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो आशीष, इसमें सच्चाई है जो आपने पॉइंट बोले। पहले हम देखते हैं रशिया यूक्रेन लड़ाई। हाँ, ये सच्चाई है, रशिया यूक्रेन लड़ाई एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है। फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये है कि वो अब ना तो इस तरफ जा रहा है ना उस तरफ जा रहा है। जिस प्रकार से लड़ाई चलती जा रही है ये अगले 3-4 साल तक चलती रहेगी। यूक्रेन को कितने हथियार दे ले यूरोप और अमेरिका, मगर वो जो 18 से 20% इलाका जो जीत लिया रूस ने, उसको वो वापस नहीं ले सकता, इंक्लूडिंग क्रीमिया 2014 में। और इसी प्रकार जो रूस है वो भी कहीं खास आगे नहीं बढ़ सकता। जितना पैसा अब लड़ क्यों रहा है यूक्रेन, क्योंकि उसको मदद मिल रही है अमेरिका से और नेटो कंट्री से। अमेरिका ने करीब करीब जिस प्रकार 64 बिलियन डॉलर, बल्कि इससे ज्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं। वो पैसा कहां से आ रहा है? वो टैक्स पेयर मनी आ रही है। तो लोग कहते हैं जो कि अमेरिकन, कि भाई हमारा जो टैक्स पेइंग पैसा है वो यूक्रेन में आप दे रहे हैं, यूक्रेन लड़ता जा रहा है, ये लड़ाई बंद होने का नाम नहीं ले रही, और जो अमेरिका की इकोनॉमी शटर्ड हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। तो नारा है डोनाल्ड ट्रंप का कि मैं जैसे आऊंगा ये लड़ाई बंद करा दूंगा। वो कैसे कराएंगे? देखो सच्चाई यह है कि वो निगोशिएशन करेंगे पुतिन के और एक प्रकार यूक्रेन के बीच में, दोनों को प्रेशर डालेंगे, क्योंकि अब पुतिन को भी मालूम है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो काफी एग्रेसिव हैं। अगर रूस नहीं मानेगा तो फिर जो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो किसी हद तक जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि रशिया यूक्रेन लड़ाई बंद होना आसान है और जल्दी ही बंद हो जाएगी, क्योंकि एक प्रकार से वो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी का मुजाहरा करेंगे, और वो दोनों तरफ से करेंगे। यूक्रेन को हथियार देने बंद करेंगे, और साथ में एक ये भी चीज समझो कि जो अमेरिकन को लग रहा है कि नेटो कंट्री जो कि 2% जीडीपी का उनको करना चाहिए वो नहीं करते, और अमेरिका ज्यादा पैसा खर्च करता है नेटो की प्रोटेक्शन के लिए, उसमें भी कमी होगी। तो मतलब यह है कि एक प्रकार ये लड़ाई भी बंद होने के चांसेस हैं, और जो पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है अमेरिका की पब्लिक से उसमें भी कमी होगी। जो एक सवाल जी, मैं आपके पास आऊंगा, मंजू सेठ जी से एक सवाल लेना जरूरी है। H1B जो वीजा पॉलिसी है, मैम, ये भारत के जो लोग हैं जो वहां अमेरिका में काम करने के लिए जा रहे हैं, ये उनके लिए परेशानी वाला, ये जो पिछली बार ट्रंप सरकार ने सोचा था, तो वीजा पॉलिसी में क्या भारतीयों को कोई ढिलाई मिलेगी, क्या आपको लगता है? ढिलाई तो नहीं करेंगे वो, अगर वो देखेंगे उनके कंट्री के लिए जरूरी है, क्योंकि उनके एक पॉलिसी नॉर्मली में ये होता है कि अगर उनके वहां पे लोकली अवेलेबल नहीं है लोग वो काम करने के लिए, तो इसी बेसिस पे H1B वीजाज देते हैं, और टेम्पररी वीजाज हैं ये, शॉर्ट टर्म।
तो आई थिंक ये बिल्कुल बट ये करेंगे कि जो बहुत ज्यादा बीच में दिए जा रहे थे शायद उसके ऊपर जरूर वो रोक लगाएंगे, क्योंकि अगर उनके लोकल लोग अवेलेबल हैं विद इन द कंट्री तो मुझे लग रहा है वो शायद थोड़ा सा इस पे सख्ती कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो स्किल लेबर और लीगल इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो ज्यादा असर नहीं होगा, थोड़ा बहुत शायद पड़ सकता है। नहीं, लेकिन एक सवाल और उठता है कि इकोनॉमी जो पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर पहुंच रही है, पूरी तरह से वहां पर अभी आपने सुना होगा धीरज भाई को, वो कह रहे थे कि ब्याज दर बहुत ज्यादा है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पे, इसको लेकर क्या नीति ला सकते हैं? बिल्कुल वो कोशिश तो करेंगे कि क्योंकि उन्हें एक तो मेक इन अमेरिका, क्योंकि बहुत सामान इनका इम्पोर्टेड है और जो चीजें वहां बनती भी हैं क्योंकि इनपुट्स बहुत सारा उसके जो सोर्स हैं वो बाहर से आते हैं, तो उसके ऊपर वो डेफिनेटली कम करना चाहेंगे कि बाहर से सामान जो बहुत आता है उसको उस पर रोक किए जाए। और टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, जो बाहर से सामान है उसको बहुत सस्ता आता है, अब हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में भी यही है, बहुत सस्ता सामान आता है टैरिफ्स के बाद, आई मीन टैक्सेस के बाद भी लोकल प्रोडक्शन के मुकाबले ज्यादा एक्सपेंसिव। खासकर अगर चाइना की बात करें, जो चाइना से माल आते हैं वो बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए उसको वो टारगेट करने की बात भी की है उन्होंने कि वहाँ टैरिफ्स बढ़ाएंगे, ताकि इंडिया की भी बात की है जो इंडिया से सामान आता है, बट इंडिया का इन डेली चीजों में शायद इतना इनपुट नहीं है लेकिन इतना नहीं है एज कम्पेयर टू चाइना। सो उसके ऊपर वो जरूर एक्शन लेंगे ताकि वहाँ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें और प्राइसेस नीचे आए, जॉब्स वहीं बने, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को आई थिंक लोकल मैन्युफैक्चरिंग को जोर देंगे। धीरज कौल जी, ताज तो मिल गया, लेकिन मुझे लगता है ये ताज कांटों भरा है, क्योंकि इतनी खामियां अब आ चुकी हैं जिसका जिक्र आपने किया, चाहे इमिग्रेशन का मुद्दा हो, महंगाई हो, ब्याज दर हो, इसके अलावा जॉब्स का मामला हो, अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई है। यानी जो सत्ता आपको मिल रही है वो लड़खड़ाई हुई मिल रही है। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप साहब को, बहुत मेहनत लगेगी, मुश्किल लगेगी इसको पटरी पर लाने में। देखिए, यही फीडबैक हम लोगों ने जो दिया है, हमारे संस्थाओं ने दिया है गवर्नमेंट को, उसी बेस पे एजेंडा बनाया गया है। और ये जानना जरूरी है, टू बी ऑनेस्ट, ट्रंप के लिए वापस आना ये चमत्कार के बराबर है। यहाँ पे उनके ऊपर इतने केसेस, इतने लिटिगेशंस, और हम लोग ये सब जानते हैं ट्रम्प स्पीक्स बाय हिज हार्ट, वो जो मन में आता है बोलते हैं, जो पॉलिटिक्स में इज नॉट अ गुड आइडिया, स्पेशली प्लेस नहीं। लेकिन धीरज भाई, इस बार मैं देख रहा हूं कि ट्रम्प साहब का एक नया वर्जन है और बड़ा ही सुलझा हुआ वर्जन है। जो वो बोल रहे हैं वो पिछले चुनाव को भी मैंने कवर किया था, इस चुनाव को भी देख रहा हूं, लेकिन ट्रम्प साहब के शब्दों में, ट्रम्प साहब के एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा बदलाव, एक नया वर्जन में देख रहा हूं यहां पर धीरज भाई। बिल्कुल, उसकी बिल्कुल एक बहुत डीप वजह है। उसकी वजह ये है, अगर आपने अपने हाथ एक बारी बर्न कर चुके हो तो आप दोबारा उस गलती को रिपीट नहीं करते, और ये उनको बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक मिला है। अब आप देखिए, अरब वोटर्स ने ट्रंप को वोट दिया है ताकि मिडिल ईस्ट की वॉर रुक जाए। वहां पर भी वो गए, मिशिगन के अंदर एक बहुत बड़ा उनका लॉबी है जिसके थ्रू उन्होंने किया। और अभी फिलहाल आपको ये जानना पड़ेगा, ट्रंप के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। इसी एक्सेप्टेंस के बेस पे उन्हें वोट मिला है, इट्स नॉट वाइस वर्सा। ये पूरा बुके उनको दिखाया गया कि ये चैलेंजेस है, आप लेंगे? उन्होंने बोला हाँ लेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने आर्मी, आप समझिए अपने अलग अलग जर्नल्स उन्होंने अलॉट किए हैं, जैसे आरएफ के जूनियर हेल्थ केयर के लिए बिल्कुल रिफॉर्मेटिव चेंजेस ला रहे हैं। मैं खुद एक फिजिशियन हूं, आप सोचिए ऑर्गेनिक फूड को सब्सिडाइज करना, मैं खुद इस पे आर्टिकल्स लिख चुका हूं जो कोई नहीं पढ़ता। अब वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्यों ना हम अच्छा पौष्टिक आहार से शुरुआत करें बेस से, ताकि डायबिटीज कम हो, हाइपरटेंशन कम हो, कोरोनरी वैस्कुलर डिजीज कम हो। औसतन एक आदमी के ऊपर $15,000 का खर्चा आता है अमेरिका में। अगर आप डाइट कंट्रोल करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देंगे, जिम की मेंबरशिप्स के अंदर आप ड्रॉप डालेंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देंगे, तो उसको आप समझिए 70% ड्रॉप विद इन 2 years लेंगे। ये स्टेटिस्टिक्स हैं, लेकिन कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। अभी आरएफ के ये करेंगे। अब देखिए, उसने इलॉन मस्क को लाया है। क्यों लाया है? इलॉन मस्क को वेस्ट मैनेज, मतलब हमारा जो पैसा बर्बाद होता है उसको मैनेज करने के लिए। अमेरिका का जो ग्लोबल पुलिसमैन का रोल है उसको वो बैक ट्रैक करना चाह रहे हैं। हमें अपने प्रॉब्लम्स यहाँ पे इतने सॉल्व करने के लिए हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। नेटो का उन्होंने बोला है कि 2% से 3% जाइए, हमारे एक्सपेंसेस पे करिए, और जो पुराने खर्चे हैं उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। अभी आप देखिए कि पूरे यूरोप के अंदर सारी कंट्रीज अपनी आर्मी बनाने पे लगी है। अब ट्रंप इनको पिच करेगा, आर्मी खुद बनाओगे तो 10x का खर्चा लगेगा, हमारे पास पूरा इक्विपमेंट है, हमें बताइए ये पे।
तो यहाँ पे जो खर्चे हैं, जो यहाँ का एनुअल आप बजट कभी उठाकर देखिए, ऐसी ऐसी चीजें हैं उसके अंदर जो डजंट मेक सेंस एट ऑल। और एक कॉमन आदमी जो अमेरिका में रह रहा है, जो त्रासित है, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे अगर आप बात करें तो ट्रंप के लिए बहुत जरूरी है कि मेक इन अमेरिका का काम किया जाए। जो ईवीज हैं, चाइनीज ईवी जो 15-20 हजार डॉलर की बहुत अच्छी मिलती है, उस पे वो 1000 गुना टैरिफ लगाने को तैयार है, ताकि नहीं तो हमारी फोर्ड और धीरज कौल भाई, एक बात ये बताइएगा कि जो अपराध अमेरिका में बढ़ रहे हैं और जो ड्रग्स का कारोबार अमेरिका में बढ़ा है, उसको रोकने के लिए क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई हुई है? देखिए, ड्रग्स के लिए आपको समझना पड़ेगा, ड्रग का एक बहुत बड़ा कार्टेल है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये साथ साथ जाती हैं, और ये मैक्सिको से आ रहा है। यही जो आपको दिख रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, इनके पास बहुत ड्रग्स होती हैं, मोस्टली वहीं से आ रही हैं, और उसको ब्लैक करने के लिए वो वॉल बनाएंगे, बैकग्राउंड चेक रखेंगे, और वो मैक्सिको को पिनलाइज करेंगे, क्योंकि ये सारी कंट्रीज ने अपना सारा हेडेक मैक्सिको के बॉल पे छोड़ दिया, और मैक्सिको ने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, जाने दो। अब उन्होंने इस कंट्रीज को पिनलाइज करेंगे कि आप क्यों अपने लोगों को छोड़ रहे हो, और हमारे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, वी कैन स्टॉप दिस इलीगल माइग्रेशन। लेकिन एक बड़ा चैलेंज जो ट्रंप के साथ आएगा, वो 13 मिलियन लोग जो अमेरिका में इस टाइम घुसे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, और ह्यूमेनली, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ह्यूमेनली उनको अपने रिस्पेक्टिव जगहों पे पहुंचाना, क्योंकि दीज आर ह्यूमंस, दीज आर नॉट शीप्स और काउज। ये बहुत बड़ा इशू है। हाँ। एग्जैक्टली, यू हैव टू रियली, आई मीन ह्यूमैनिटेरियनली आपको सोचना पड़ेगा कि हम लोग इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो पर यू हैव टू बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि वी आर नॉट इन अ सिचुएशन कि हम और मनी प्रिंट करें। 35 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट है आज की डेट में, हर अमेरिकन पे $1.5 लाख का कर्जा। इट्स अ वेरी बिग टिकिंग टाइम बॉम्ब। इसीलिए इलॉन मस्क को लाया गया है कि कैसे हम खर्चे कम करें, आमदनी बढ़ाएं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएं। एक चुनौती है, मैं समझ रहा हूं। वीके दत्ता साहब, भारत के अगर रक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो ट्रंप का राष्ट्रपति बनना, इससे हमारे जो रक्षा क्षेत्र है उसमें क्या कुछ हमें मिल सकता है? क्योंकि हमने पहले देखा था, आज से 10 साल पहले देखा था, अक्सर यूएस हमें जो था वो 3rd या 4th जनरेशन का देता था इक्विपमेंट्स, अगर वो 5th जनरेशन का चला रहा है, 1 या 2 जनरेशन पीछे का देता था। लेकिन अब क्या चीजें बराबरी पर आएंगी? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आज के दिन में भारत अपना भी डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम 5th जनरेशन के लेवल के जो इक्विपमेंट है उसको प्रोड्यूस करें। और जहां तक अभी पीछे हमारी 2-3 पैक्ट हुए हैं अमेरिका के साथ में, जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेने की चर्चा हुई, और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर हमारी सहमति भी होगी, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, या ड्रोन्स का परचेज हो, या F404 या F401 इंजन हो तेजस के लिए, और यहाँ जो माइक्रो चिप का जो सेमीकंडक्टर्स के बारे में है, और भी बहुत सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी ऑलरेडी चर्चा चल रही थी और एग्रीमेंट भी हुए थे। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि तेजस का जो इंजन हमको मिल जाने चाहिए थे, वो किसी तरह से वो उस तादाद में नहीं आए, और ना इन्होंने अपना वादा पूरा किया जीई ने। उसके ऊपर अभी हमने फाइनेंशियल वो भी लगाया है, जिसको बोलते थे जो टैरिफ, उसके ऊपर लगाया हमने, जो एग्रीमेंट के अंदर शामिल था। तो मुझे उम्मीद है कि ट्रंप साहब के आ जाने के बाद जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत को चाहिए, चाहे वो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हों, चाहे F-35 प्रकार के हवाई जहाज हों, या हमारे जो इंजन हमने लेने हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया का जो सैंक्शन हो, और भी जो हमारे जो हॉस्टल्स वगैरह हम ले रहे हैं, जो आर्टिलरी पीसेस, सेमीकंडक्टर्स का जो ऑलरेडी एग्रीमेंट चल रहा है, वो तेजी पकड़ेगा जरूर। और जो भी चीजें अब तक रोक के रखी गई थी, उसको मुझे उम्मीद है कि ट्रंप साहब उसको खोलेंगे, क्योंकि जब एक स्ट्रेटेजिक लेवल का आप एग्रीमेंट करते हैं, SOSC जो मतलब जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट, वो भी हमारा इनके साथ हो गया है। क्वाड के अंदर हमारा इनके साथ में गठबंधन है अभी, तो हमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है आज के दिन में यूएस के। और जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी वो दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं, चाहे वो नेटो के हों, वही टेक्नोलॉजी आज भारत को ऑफर की जा रही थी, और आगे मुझे उम्मीद है वो हमें मिलेगी भी। जी हाँ। AK शिवाज जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो आज भाषण दिया उसमें 3 अहम बातें उन्होंने कही कि हमने ISIS को हराया,
हम युद्ध में विश्वास नहीं करते और हम अपनी सीमाओं को सील करेंगे। ये 3 अहम वाक्य अगर इस पूरे कैंपेन को भी देख लिया जाए तो कमोबेश इधर उधर इर्द गिर्द रहा। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि हम युद्ध में विश्वास नहीं करते? इसका मतलब ये तय मान के चले कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हर तरह के प्रयास किए जाएंगे और इजराइल और ईरान के बीच में जो तनातनी है उसको भी पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखो आशीष, इसमें कोई शक नहीं कि लड़ाई किसी के फायदे में नहीं। जब से रूस की यूक्रेन लड़ाई हुई है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगा गई है। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के दाम बहुत बढ़ गए। और जब से मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ाई चली है, इजराइल वर्सेस हमास और फिर होती, फिर हिजबुल्ला और अभी ईरान के साथ, यहाँ पर भी देखें कि ऑयल की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। और क्या हुआ है कि जो यूरोप से और एशिया से आपस में ट्रेड होता था, वो एक प्रकार से रेड सी, मेडिटेरियन और से वो निकल जाता था स्वेज कैनाल से। मगर अभी क्या है, होती रेबल के सक्रिय होने से वो पूरा लंबा चक्कर काट के जा रहा है। इसका मतलब लड़ाई जो है उसने बहुत बड़ा नुकसान किया वर्ल्ड की इकोनॉमी को, चाहे वो रशिया यूक्रेन लड़ाई है, चाहे वो आपकी मिडिल ईस्ट में लड़ाई है। तो वो ये चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो, वो ये चाहते हैं कि ये दोनों लड़ाई बंद हो, क्योंकि इसका पैसा टैक्स पेयर दे रहे हैं अमेरिकन, क्योंकि काफी फंड किया जा रहा है स्पेशली रशिया यूक्रेन वार। जैसे हमने कहा कि $64 बिलियन तो वो दे चुके हैं। इसी प्रकार से इजराइल को वो बहुत ज्यादा हथियार दे रहे हैं और वो कटिंग एज हथियार दे रहे हैं। जो बातचीत हो रही थी, जब बात अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ, वो भारत को क्या देने को तैयार हैं। भारत ने 4 बेसिक एग्रीमेंट साइन किए, 2 तो किए थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही। एक तो है कोमकासा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, एक है लिमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, एक है जीओसो एमआई, वो है जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, और लास्ट में था बेका, जब डोनाल्ड ट्रंप थे, बेसिक कंपोजिट एग्रीमेंट। कहने का मतलब जो है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो कभी अमेरिका ने भारत को नहीं दी, जिसकी तरफ आपका इशारा था, वो आज के तारीख में डोनाल्ड ट्रंप तैयार हो गए थे। मगर जब ये G404 और 414 इंजन है, उसके अंदर डिले किया, और ऐसा लगता कि शायद ये जानबूझ के जो बाइडेन की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, क्योंकि भारत का रुख थोड़ा सा नरम था रूस की तरफ, और भारत का जो एक प्रकार GS पनून का के एक प्रकार से जो कुछ कनाडा के साथ हो रहा है, जो I-5 कार्रवाई की, ऐसा लगता है कि इसमें भी अमेरिका का कुछ रोल है। जैसे बांग्लादेश में बहुत बड़ा रोल था अमेरिका का, जिस प्रकार से वहां पर ओवरनाइट एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको फेंक दिया। तो सच्चाई ये है कि उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो रियलिस्टिक होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, भारत के साथ अच्छे रिलेशन करेंगे। ये नहीं बोलो कि वो एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एशिया पैसिफिक ओशन का नाम इंडो पैसिफिक रखा था। उन्होंने क्वाड की जो एक प्रकार से बनावट को बदला था। उन्होंने कहा था कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडो पैसिफिक। मुझे लगता है चीन की तरफ वो बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान को लेके। पाकिस्तान को सभी सोच रहे हैं कि वो नरम होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आप पिछली बार देखें, जितनी भी मिलिट्री एड थी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में बिल्कुल बंद करा दी गई वो, क्योंकि रेडिकलाइजेशन के बिल्कुल बरखिलाफ है। और वो चीन के ऊपर बड़ा प्रेशर, चीन के ऊपर प्रेशर डालने से भारत को फायदा है, क्योंकि जो अगर 60% टैरिफ लगाते हैं तो जो भारत की कंपनियां हैं वो जा पाएंगी अमेरिका के अंदर, क्योंकि आज जो सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है आईटी की, मैन्युफैक्चरिंग की, ये जो कंपनियां इंतजार करनी है कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू मिले और अमेरिका में हम वो इन्वेस्टमेंट करें। अगर वो चीन के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो ये भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। हमें इसको धीरज कौल साहब जी, मैं आता हूं आपके पास। धीरज कौल साहब, इस बार ये कहा जा रहा था कि यूएस में जो महिलाएं हैं वो बड़ी तादाद में कमला हैरिस को वोट करेंगी। कमला हैरिस ने महिलाओं के मुद्दे भी उठाए थे, खासकर गर्भपात का मुद्दा उठाया था। लेकिन जो नतीजे आए वो ये बता रहे हैं कि यूएस में जो बड़ी तादाद में महिलाएं हैं उन्होंने ट्रंप को वोट किया। करेक्ट, you're absolutely right। देखिए, आप एक मुद्दे को कुछ हद तक ही भुना सकते हैं, और खास तौर पे एजुकेटेड सोसाइटी के अंदर आज इंटरनेट का दौर तो बोलना बहुत पुरानी बात हो गई। अभी ट्विटर का फ्लिप्स का टाइम है,
जिसके अंदर माइक्रो सेकंड में आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। और अब एआई, मैं तो खुद एआई में काम करता हूँ, एआई का टाइम है, सो ये सब चीजें, ये टैक्टिक्स नहीं चलती। देखिए यूएस में मैं फिजिशियन हूँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर लीगल। कई स्टेट्स के अंदर इश्यूज हैं पर इट्स लीगल। सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन is depending on the condition. Third trimester is illegal unless health wise reason. तो ये तो फैक्ट है, ये ना तो ट्रम्प इसको चेंज कर सकते हैं ना कोई इसको चेंज कर सकता है। ये कोई, और ट्रम्प ने भी बोला है वो ब्लैंकेट अबॉर्शंस के फेवर में नहीं है। ये एक मिथ स्प्रेड किया गया था। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ही इज प्रो लाइफ मतलब अननेसेसरी ओवर अबॉर्शंस अगर कोई करेगा तो उनसे ज्यादा पूछताछ किया जाएगा, आप क्यों कर रहे हैं। एक 28 वीक्स फीटस को अगर आप मार रहे हैं या 30 वीक फीटस को मार रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। देयर हैज टू बी एन आंसरेबिलिटी। और इसी वजह से उन्हें आप समझिए चर्च बेल्ट के जो चर्च यहाँ पे इवेंजेलिकल्स हैं, मॉर्मेन्स हैं, इन सब के उनको वोट भी मिले। और कहीं ना कहीं एक कोड स्ट्राइक करता है। अमेरिका इज अ कैथोलिक, इज अ क्रिश्चियन कंट्री। मतलब यहाँ पे भी ये सिन हमारे, मैं हिंदू हूँ, आई थिंक हमारे धर्म में भी अननेसेसरी जीव हत्या को बुरा माना, यहाँ पे भी बुरा माना जाता है। तो वो वुमेन लोगों ने समझी इस बात को। लेकिन फिर भी मैं आपके डाटा में थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगा कि आज की डेट में भी बहुत ऐसी फीमेल्स हैं जो बॉर्डर लाइन रिपब्लिकन थी या डेमोक्रेट थी, जिन्होंने सिर्फ इस वजह से वोट दिया कि एक वुमेन प्रेसिडेंट बने। और ये उनका इंडिपेंडेंट चॉइस है। देखिए कमला हैरिस केम द क्लोजेस्ट यू कुड हैव कम टू बीइंग अ प्रेसिडेंट। और कमला हैरिस के ऊपर बहुत बड़ा बैगेज था इन हर रेस्क्यू। जो ट्रम्प के फेलियर्स थे उसका उनके ऊपर एक बिल्कुल असर पड़ा है। ऑल्दो उनकी डिसीजन मेकिंग इतनी नहीं थी, लेकिन लोगों ने उन्हें अकाउंटेबल होल्ड किया है। तो और इमिग्रेशन, ये बिल्कुल सही बात है, इमिग्रेशन वाज अंडर हर कंट्रोल, इट वाज अ डेवस्टेशन जो इमिग्रेशन ने किया है। तो महिलाओं ने अमेरिका में इसको ब्लैंडली नहीं माना, अपनी रिसर्च की और हम लोगों ने अवेयरनेस फैलाई। और यहाँ की मीडिया जो थी वो काफी हद तक बायस थी अगेंस्ट ट्रम्प। कुछ चैनल, फॉक्स को छोड़ दीजिए, तो बहुत मुश्किलों से हुए हैं। और इसका सारा मैं बेनिफिट दूंगा ग्रास रूट वर्कर्स को, जिन लोगों के साथ हमने काम किया है, जिन लोगों ने मिलकर काम किया। और यही वजह है कि ट्रम्प जो है वो दोबारा राष्ट्रपति बन रहे हैं। और आप कुछ बोल लीजिए, फिर मुझे एंड करना है जी। एक पॉइंट और बताना चाहूंगा। देखिए कुछ आपने शायद मोदी जी से देखा होगा, मोदी जी जब बोलते हैं तो और किसी लीडर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक पर्सन से कनेक्ट करते हैं। ट्रम्प जब यहाँ बोलते हैं, ऑल्दो वो कुछ भी बोल देते हैं, अपने हार्ट की बात बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ माइंड वाइज। और अब तो उन्होंने मुद्दों को ले लिया। यही वजह है कि अमेरिका की जनता ने ट्रम्प को चुना, क्योंकि कमला हैरिस एक अच्छी वक्ता हो सकती हैं, एक अच्छी लीडर नहीं। वीके दत्ता साहब, AK श्रीवास साहब, धीरज कौल साहब, समय की कमी है, इसलिए प्रोग्राम को यही खत्म करना पड़ेगा। आप सबने अपनी बातों को रखा और अमेरिका की जनता ने ट्रम्प साहब को चुना। अब देखना यह होगा कि ट्रम्प साहब से जो उम्मीदें पूरी दुनिया ने लगा रखी है, चाहे वो इस समय इजराइल और ईरान के बीच में तनातनी हो, चाहे रूस यूक्रेन के युद्ध को खत्म करना हो, वो किस तरह से करते हैं। अमेरिका में जो महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, उस पर वो किस तरह से अंकुश लगाते हैं, ये सारे विषय पर उनको काम करना पड़ेगा। बेहद दिलचस्प होगा ये देखना। खबरों में आगे बढ़ते